आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं विभिन्न प्रकार की रासायनिक प्रक्रिया क्लास 10 का। पहला है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक सरल तत्व या यौगिक आपस में अभिक्रिया करके एक नए यौगिक का निर्माण करती है, जो संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो H2O बनाता है, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो CO2 बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है MgO। ये एक दो सरल तत्व यौगिक आपस में मिलकर एक जटिल यौगिक का निर्माण करता है। जटिल यौगिक का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। दूसरा एकदम बिल्कुल उल्टा, संयोजन का बिल्कुल उल्टा, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक जटिल पदार्थ अर्थात एक जटिल यौगिक छोटे छोटे पदार्थों में बदल जाता है, उसे वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट जो कि सॉलिड है, इसको गर्म करने पर ये टूट जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक गैस है, इसका बोला जाता है सफ़ेद चूना। सफ़ेद चूना या फिर इसी को कहा जाता है कली चूना। कली चूना। वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के जलीय विलयन में से विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वह सरल पदार्थों में टूट जाता है। इसी क्रिया को वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए H2O, इसे विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। इसमें कैथोड को माइनस से डिनोट करते हैं और प्लस को एनोड कहते हैं। H2 गैस कैथोड पे टूटता है और ऑक्सीजन गैस एनोड पे टूटता है, यानी मुक्त होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग मुख्य रूप से हम लोग रासायनिक बंधन को तोड़ने के लिए करते हैं। यानी वैद्युत अपघटन अभिक्रिया विद्युत की उपस्थिति में होती है। इसमें एनोड और कैथोड होता है। इस अभिक्रिया का प्रयोग हम लोग रासायनिक बंधन को तोड़ने के लिए करते हैं। इसका मुख्य उपयोग, वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का मुख्य उपयोग कहाँ हम लोग करते हैं तो धातुओं के निष्कर्षण में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। विद्युत लेपन में वैद्युत अपघटन अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अशुद्ध धातुओं को शुद्ध करने के लिए, वैद्युत अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देता है। एकल विस्थापन अभिक्रिया, अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्वों को विस्थापित कर देगा, उसी को बोलते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया जैसे जिंक CuSO4 कॉपर सल्फेट। जिंक है, कॉपर से ज़्यादा सक्रिय है, कॉपर को विस्थापित करके इसका जगह ले लेगा। ZnSO4 इसको विस्थापित करके बाहर कर देगा, Cu को, कॉपर को, क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा सक्रिय तत्व Zn है। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं नीचे धातुओं की सक्रियता श्रेणी: पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, तांबा को ही बोलते हैं कॉपर, तांबा को ही बोला जाता है कॉपर। तो जैसे जैसे हम लोग नीचे आएंगे सक्रियता श्रेणी घटते जाएगी, सक्रियता घटते जाएगी। यानी कि सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु, यानी सक्रिय धातु बोलो या भी क्रियाशील धातु बोलो, पोटेशियम होगा, और सबसे कम होगा गोल्ड, सबसे कम होगा Au गोल्ड, सबसे कम गोल्ड, सोना, और हम जिसको बोला जाता है Au सोना। सबसे कम अभिक्रियाशील धातु सोना और सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील या सक्रिय धातु पोटेशियम। उसके बाद सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, तांबा, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड। इसको याद करने का शॉर्ट ट्रिक देख सकते हैं। काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, कौन है जी, आगे आओ। यह है धातुओं की सक्रियता श्रेणी याद करने का शॉर्ट ट्रिक। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे जिंक, Zn और ये कॉपर,
इन दोनों में जैसे जैसे नीचे आते हैं सक्रियता घटते जा रहा है। तो सबसे ज़्यादा सक्रिय धातु इन दोनों में Zn है, तो Zn CO को विस्थापित करके इसकी जगह ले लेगा, वही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। जैसे फेरस और कॉपर देखना है Fe और Cu में, Fe और Cu में सबसे ज़्यादा क्रियाशील कौन है, तो Fe है और Cu हमारा नीचे है। तो जैसे जैसे नीचे आते हैं सक्रियता घटते जाता है, तो Fe ज़्यादा सक्रिय धातु है और Cu कम है, तो Cu को विस्थापित करके इसकी जगह ले लेगा। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं FeSO4 Cu को विस्थापित करके इसकी जगह ले ले रहा है। वैसे ही Cu और Ag, तो Cu ज़्यादा सक्रिय है और Ag कम है, तो ये इसकी जगह ले लेगा। Ag की जगह पे CuNO3 होल 2 और प्लस में Ag। ये हमारा एकल विस्थापन अभिक्रिया, यानी कि ज़्यादा क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को हटा के उसकी जगह ले लेता है, स्थापित कर देता है, वही एकल विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। और नीचे धातुओं की सक्रियता श्रेणी। अगला है द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का आदान प्रदान करता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया में आयनों का आदान प्रदान करेगा, उसे को बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आयनों का आदान प्रदान करके एक नए यौगिक का निर्माण करता है, उसी को कहा जाता है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे NaCl AgNO3, ये अपने आयनों के साथ एक्सचेंज करेगा। ये है प्लस और ये है माइनस, ये है प्लस ये है माइनस, यानी कि धन मूलक धन मूलक ऋण मूलक ऋण मूलक। तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaNO3 के साथ रिएक्ट करेगा, बनाएगा NaNO3। और AgCl अवक्षेप बनाता है, AgCl अवक्षेप के रूप में प्राप्त होता है। आघुलनशील अवक्षेप यानी कि सॉलिड AgCl। वैसे ही NaOH, तो पहले तो प्लस होता है, उसके बाद माइनस, प्लस उसके बाद माइनस। तो प्लस वाला माइनस के साथ रिएक्ट करेगा, तो NaCl के साथ रिएक्ट करेगा, बनाता है NaCl, और ये दोनों मिलकर बनाएगा H2O जल। आगे सभी अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन होती है, सभी अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन होती है, परंतु सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती। जैसा कि देखो यहाँ पर अवक्षेपण का ये तीर नीचे मतलब अवक्षेपण बन रहा है, तीर ऊपर यानी गैस का निशान। तो जैसा कि हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर अवक्षेप बन रहा है AgCl, लेकिन इसमें अवक्षेप नहीं बन रहा है। तो सभी अवक्षेपण अभिक्रिया द्विविस्थापन तो होती है, परंतु सभी द्विविस्थापन अभिक्रिया अवक्षेपण अभिक्रिया नहीं होती है। अगला है उदासीनीकरण अभिक्रिया। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल भस्म आपस में अभिक्रिया करें, यानी सिंपल है, अम्ल भस्म के साथ रिएक्ट करेगा तो ये बना देगा लवण और जल, लवण और जल। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल या भस्म आपस में अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं, उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। जैसे HCl एक्वस है, NaOH एक्वस है, NaCl ये रिएक्ट करेगा NaCl के साथ, ये हमारा हो गया लवण और ये बना देगा जल। जैसा कि यहाँ पर H2SO4 KOH आपस में अभिक्रिया कर बनाएगा K2SO4 यानी कि लवण, और ये हो गया हमारा जल। इसे को बोलते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला प्रश्न है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो जलीय विलयन आपस में अभिक्रिया करके एक अघुलनशील ठोस बनाता है, जो घुल नहीं सके अघुलनशील ठोस बनाता है, उसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए BaCl2 एक्वस है, मतलब दो जलीय विलयन, दोनों जलीय विलयन होना चाहिए। Na2SO4 एक्वस है, और जो ठोस बनेगा अवक्षेप बनेगा वो ठोस रहेगा। जैसे BaCl2 Na2SO4 को आपस में रिएक्ट करवाते हैं तो बनता है BaSO4, अवक्षेप का तीर का निशान, और NaCl, तो यह हमारा बन गया अवक्षेप। इसी को बोलते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये जिसको बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया भी बोला जाता है उपचयन अभिक्रिया। इसमें होगा ऑक्सीजन का संयोग हाइड्रोजन निष्कासन, उसी को बोलते हैं ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो ऑक्सीजन का संयोग, इसलिए एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। ऑक्सीजन में सल्फर जुड़ रहा है, ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है।
ये भी एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया। अवकरण अभिक्रिया में होता है ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग। ऑक्सीजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का संयोग, अवकरण अभिक्रिया। ऑक्सीजन का निष्कासन और हाइड्रोजन का संयोग। जैसे ऑक्सीजन में जुट रहा है हाइड्रोजन, तो यहाँ पर हाइड्रोजन का हुआ अवकरण Cl2H2, यहाँ पे बनाता है HCl, यानी हाइड्रोजन जुट रहा है Cl में, तो Cl का हुआ अवकरण। यहाँ पर H2 ऑक्सीजन से जुट रहा है, तो ऑक्सीजन जो है H2 में जुट रहा है, तो ऑक्सीजन का हुआ ऑक्सीकरण, सॉरी ऑक्सीजन का हुआ अवकरण, जो बच गया उसका ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया ये हमेशा साथ साथ में होता है, हमेशा साथ साथ में। तो ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया वैसे अभिक्रिया जो हमेशा साथ साथ होती है। अगला है अवकारक अभिक्रिया, जिसका ऑक्सीकरण होता है अर्थात इलेक्ट्रॉन देगा, कहने का मतलब जीरो से बढ़ेगा, चाहे 1, 2, 3, अगर बढ़ेगा, जीरो से बढ़ेगा तो हो जाएगा वो अवकारक या ऑक्सीकरण। जैसे कि Ca+Cl2, देखो अभिक्रिया के पहले, तीर के पहले अगर कंपाउंड में नहीं है, अकेले है, तो उसका इलेक्ट्रॉन जीरो होता है। जैसे कैल्शियम का, जैसे तीर के इधर है, कैल्शियम अकेले है, कंपाउंड बना नहीं रहा है, अकेले है, तो इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। क्लोरीन भी अकेले है, किसी और के साथ नहीं है, तो क्लोरीन पर भी इलेक्ट्रॉन जीरो होगा। तभी दोनों के पास तो इलेक्ट्रॉन जीरो है। अब तीर के बाद कंपाउंड बना लिया, तो कैल्शियम के पास संयोजकता 2 होता है, तो ये 0 से 2 हुआ, तो किसका ऑक्सीकरण हुआ है? कैल्शियम का ऑक्सीकरण हुआ है, अर्थात कैल्शियम क्या होगा? अवकारक। कहने का मतलब अपचायक। अब यहाँ क्लोरीन देखो, जीरो से -1। अब जब 0 से -1 होता है, मतलब कि इलेक्ट्रॉन ले रहा है, और जो इलेक्ट्रॉन लेता है उसका अवकरण होता है, यानी कि 0 से -1 हो रहा है, यानी क्लोरीन का अवकरण हो रहा है, यानी कि ये ऑक्सीकारक होगा, यानी क्लोरीन एक ऑक्सीकारक होगा। जैसे कि Al और CuCl2, यहाँ देखो तीर के इधर दोनों कंपाउंड में है, अब कंपाउंड में है तो Cu तो +2, यहाँ वाला देखना है, अपोजिट क्रॉस कर दो। Cu तो +2 और क्लोरीन है -1, अब देखना है Cu +2 से, अब ये अकेले है तो 2 से 0 हो गया, 2 से 0 हो गया। लेकिन क्लोरीन -1 था, तो ये -1 ही यहाँ पर रहेगा, क्योंकि कंपाउंड में Al यहाँ पे 0 है, तो 0 से हो गया +3, यानी कि इलेक्ट्रॉन दे रहा है, एल्यूमिनियम इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो एल्यूमिनियम का हुआ ऑक्सीकरण, अर्थात ये हो गया अवकारक। और Cu +2 से 0 जा रहा है, यानी कि ये हो गया हमारा ऑक्सीकारक, जैसे जिसका अवकरण होता है, अवकरण कहने का मतलब कि इलेक्ट्रॉन लेगा, तो चाहे +1 या +2 से 0 हो जाए, 3 से 0 हो जाए, या फिर 0 से -1, -2, -3 हो जाए, तो ये होगा इलेक्ट्रॉन लेगा। जैसे CuO+H2, हम देखो दोनों कंपाउंड में है, तो ये हो गया +2 और ये हो गया -2, ये +2 से 0 हो रहा है, और ये हाइड्रोजन इस पे है 0, क्योंकि अकेले है, तो इस पे इलेक्ट्रॉन 0 है। अब यहाँ पे ये हो जा रहा है -2, 0 से -2, तो 0 से -2 हो गया, यानी इसका हुआ अवकरण, और जिसका अवकरण होता है वो होता है ऑक्सीकारक, हम आगे देखो ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग।
ऑक्सीकरण अभिक्रिया का उपयोग श्वसन में किया जाता है। श्वसन ये एक प्रकार का ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया है, ऊष्मक्षेपीय अभिक्रिया भी है। लोहे में जंग लगना ये एक ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। खाना पकाना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। माचिस का जलना ये भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। फलों का भूरा पड़ना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। भोजन का पचना ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। दूसरा अवकरण अभिक्रिया के उपयोग तो फोटोग्राफी या फिल्म यह अवकरण अभिक्रिया है। जंग हटाने में इसका प्रयोग किया जाता है। पौधों में प्रकाश संश्लेषण के लिए अवकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है। अयस्क से धातु प्राप्त करने में अवकरण अभिक्रिया का प्रयोग किया जाता है।